इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिंग है, ओके, बट इट इज बट ऑब्वियस कि जो एक्टिंग पार्टनर होगा ना वो एक्टिव भी होना चाहिए. So what the provision says, notice to a partner, कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टनर को अगर कोई भी चीज का नोटिस दे देता है, ये पार्टनर नॉर्मली, यूजुअली या ऑर्डिनरीली फर्म के बिहाफ पे काम करता है, यूजुअली एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ओके, और वो एक्टिव पार्टनर भी है. तो इसका ये मतलब होगा कि थर्ड पार्टी ने किसी भी एक पार्टनर को जो यूजुअली फर्म के बिहाफ पे काम करता है और वो एक्टिव पार्टनर है, एक को नोटिस दिया मतलब पूरी फर्म को नोटिस चला गया, ऐसा माना जाए. इट इज दैट मच सिंपल प्रोविजन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द थर्ड पार्टी हैज टू इंडिविजुअली इन्फॉर्म ऑल द पार्टनर्स. ओके, किसी भी एक एक्टिंग पार्टनर को बता दिया तो वो बाकी सारे पार्टनर्स को बताने के बराबर है. ओके, दूसरा इसका एक्सेप्शन, अगर थर्ड पार्टी और कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म के साथ चीटिंग या फ्रॉड करने के ऑब्जेक्टिव से, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, चीटिंग का या तो फ्रॉड करने का ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव से कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, देन फॉर दैट फ्रॉड or cheating transaction only that particular partner would be liable and not the entire firm. Okay, थर्ड पार्टी ने पार्टनर को ऐसा बोला कि मैं तुम्हें कोई चीज बता रहा हूँ, कोई चीज गुड्स में डिफेक्ट है, पर वो मुझे पता है और तुमको पता है, तुम अपने पार्टनर्स को बताना मत. ओके, तो थर्ड पार्टी ने नोटिस तो दिया, ओके, एक्टिंग पार्टनर को भी नोटिस दिया, but it will not be considered as a notice to all. Why? Because यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, चीटिंग करने का. ओके, तो टू थिंग्स, सिंपल थिंग्स, थर्ड पार्टी किसी भी एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस टू ऑल. बट अगर वो फ्रॉड या चीटिंग के ऑब्जेक्टिव से देता है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नोटिस टू ऑल. सिंपल. ओके, और नोटिस कौन से पार्टनर को जाना चाहिए, एक्टिव, दैट इज वर्किंग पार्टनर को जाना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी गिवन टू द स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर नहीं चलेगा, कौन सा होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर, एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ फर्म, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस टू फर्म, दैट इज नोटिस टू ऑल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, P, Q and R are partners in a business for purchase and sale of goods. R purchased second-hand car on behalf of the firm. कौन खरीद रहा है, R. किसके पास से खरीद रहा है, S के पास से. In the course of dealing with S, he comes to know that the car is stolen one and actually belongs to X. मतलब R को पता है एस उसको जो भी गाड़ी बेच रहा है वो चोरी की गाड़ी है. पी और क्यू को उसने बताया नहीं, मतलब एस और आर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, चीट करने का. तो इन दैट केस पी एंड क्यू वुड नॉट बी लायबल. लायबल होगा, बोलो. आंसर बता. So what was your question? इधर क्या लिखा हुआ है कि आर इज परचेसिंग द कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम एस. जब वो एस के साथ डील कर रहा था तो उसको पता चला कि कार चोरी की है, ओके, और वो एक्स को बिलोंग करती है. देन
और पी और क्यू को ये फैक्ट पता नहीं है। इधर क्या लिखा है आंसर देखो, ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल टू एक्स द रियल ओनर। The only exception would be lying in the case of fraud. चलो फ्रॉड क्या है वो देखते हैं। आपको दो चीजें पढ़ोगे तब समझ में आएगा। A partner who actively participates in the management of the business bought for his firm certain goods. किसने बाय किया? ए ने। While he knew of particular defect in the goods, उसको पता था कि goods में कुछ particular defects है। His knowledge as regard the defect ordinarily would be construed as the knowledge of firm. उसको पता है मतलब firm को पता है ऐसा माना जाए। Though the other partners in fact were not aware, बाकी के partners को पता नहीं था। But because A had in league with his seller conspired to conceal the defect from the other partners, the rule would be inoperative. कौन सा रूल इनऑपरेटिव हो जाएगा? ए को पता है मतलब सबको पता है ऐसा माना नहीं जाएगा। एंड अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स अपॉन डिटेक्शन बाय देम ऑफ द डिफेक्ट। बाकी के पार्टनर्स मना बोल सकते हैं क्योंकि ए ने बाय सेलर के साथ मिलके डिफेक्ट को छुपाया है। बट एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे गुड्स का ओनरशिप के रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। गुड्स था तो सेलर का ही, पर उसने वो डिफेक्ट ए को बताई। ए को पता था पर ए ने बाकी सारे पार्टनर्स को नहीं बताया, तो बाकी के पार्टनर्स लायबल नहीं हो। यहाँ पे क्या बोला है? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो फर्स्ट एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? Sir, first example में the other partners were ignorant about it. Okay. Even when they knew. सेकंड में भी इग्नोरेंट है। Second में they didn't know any of the fact that that A was. क्या डिफरेंस है? चलो सर फर्स्ट एग्जांपल में ओनरशिप सेलर की थी, बट सेकंड एग्जांपल में ओनरशिप सेलर नहीं है। फर्स्ट में आपने उल्टा बोला। फर्स्ट में ओनरशिप सेलर का नहीं था, वो कार चोरी का है ना। एक्चुअली बिलोंग टू एक्स, तो क्या गुड टाइटल पास होगा? कोई भी थीफ है, बराबर है, उसने कार चोरी किया और एस को बेचा, बराबर। एस ने जब इसके पास से खरीदा होगा तो पेपर्स तो मांगे होंगे ना। भले एस ने पैसा पे किया है पर एस को पता भी है कि ये कार चोरी का है, क्योंकि उसके पास पेपर्स तो होंगे नहीं, और होगा तो भी उसके नाम में नहीं होगा। हम जो कार के साथ पेपर भी चुरा लिए, पर ओनरशिप तो क्लियर हो जाएगा ना कि थीफ का ओनरशिप नहीं है। मतलब अगर थीफ का ओनरशिप नहीं है तो एस का भी नहीं होगा। क्लियर हो गया सब? लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। ओके, अगेन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट, इट्स अ म्यूचुअल एजेंसी, है ना। एक पार्टनर का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी एक्ट होगा वो बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस द एंटायर फर्म वुड बिकम लायबल। सिंपल, इतना ही है। चलो, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। ये क्या है? एक्ट ऑफ फर्म। ये क्या है? एक्ट ऑफ पार्टनर। ओके, every partner is liable jointly and also severally, jointly as well as individually,
for all acts of the firm done while he is a partner. कोई भी ऐसा काम जो पार्टनर के मतलब पर्टिकुलर पर्सन वाज अ पार्टनर, वो कब डिटेक्ट हुआ उसका मैटर नहीं है. मैं आज पार्टनर हूं, आज कोई भी काम ऐसा हुआ जिसके लिए मैं लायबल हूं, वो 5 साल के बाद डिटेक्ट होता है तो 5 साल के बाद भी मैं लायबल रहूंगा, irrespective of the fact whether I am a partner after 5 years or not. Whenever the act was committed, I was a partner, so I am liable. Okay, and my liability is joint as well as individual liability. अभी कोई भी एक्ट ऑफ द फर्म कैसे माना जाएगा? एक्ट करता कौन है? करता तो पार्टनर ही है, बराबर है. पर अगर वो पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई काम करता है ना, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट ऑफ फर्म. इट इज डन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, इन द नेम ऑफ फर्म, तो इट विल बिकम एक्ट ऑफ फर्म. तो उसके साथ साथ बाकी के पार्टनर भी लायबल हो जाएंगे. Along with the partner acting, all other partners will also be liable. इनका liability joint है और several है. How to understand a joint liability as well as a several liability? समझो कि किसी एक पार्टनर के एक्ट की वजह से फर्म को 50 लाख रुपीस का नुकसान हुआ. इट्स अ लॉस ऑफ 50 लाख रुपीस. तो सारे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये पैसा पे करना पड़ेगा. 3 पार्टनर ने पैसा पे किया, 4 पार्टनर है, 4 में से 3 ने पे किया, पर ऐसा बोला कि हमारा जो शेयर है वो हम पूरा नहीं दे पाएंगे. अगर हम हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दें तो भी वो पैसा रिकवर नहीं होगा, बराबर. समझो कि 3 पार्टनर ने मिला के उनके पास से लेना था 40 लाख रुपए, चौथे पार्टनर का शेयर है 10 लाख. 3 पार्टनर को मिला के 40 लाख रुपए देना था और चौथा पार्टनर जो है वो 10 लाख देने वाला है अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पेक्टिव PSI. बट इन लोगों ने बोला कि यार हम लोग कुल मिला के 35 लाख दे पाएंगे. ओके, तो चौथा पार्टनर क्या बोलेगा? देखो मेरा लायबिलिटी 10 लाख का है, इनके 35, मेरे 10, 45, बात खत्म करो. तो थर्ड पार्टी को उससे मतलब नहीं है कि इसका क्या शेयर है, वो तुम लोग इंटरनली डिसाइड करो. मुझे तो मेरे 50 लाख से मतलब है. ओके, इन लोगों ने 35 लाख दिए तो वो चौथे पार्टनर को बोलेगा तुम 10 नहीं, तुम 15 लाख दो. चौथा पार्टनर कैपेबल है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है और वो कैपेबल भी है. 15 लाख तो क्या 1.5 करोड़ भी दे सकता है. तो उसकी लायबिलिटी तो 10 लाख ही थी, बट फिर भी उसको कितना पे करना पड़ेगा? 15 लाख. ओके, प्रॉमिसर्स जैसा. इंडिविजुअल लायबिलिटी 10 लाख था और जॉइंट लायबिलिटी की वजह से उसको 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर. Partner, because of the act of the firm, because of the act of the active partner during the course of business, would be jointly as well as severally liable. वो अपने एक्ट के लिए तो लायबल होगा ही होगा, बाकी पार्टनर्स के एक्ट के लिए भी वो लायबल होगा. ओके, अभी ये जो एक्ट ऑफ पार्टनर है, ओके, उसके लिए उसके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए. So that authority can be expressed or implied. ये तो कल हमने पढ़ा था. So authority का मतलब क्या बताया था? What was the meaning of authority? Power of the partner to bind the firm. Yes, capacity of partner to bind the firm. तो मतलब उसने अपने एक्ट से किसको बाइंड कर दिया? फर्म, ऑल पार्टनर्स टुगेदर.
Okay, so it can be an express authority or it can be an implied authority. Okay, पार्टनर के एक्ट की वजह से फर्म को राइट भी मिल सकता है और फर्म की लायबिलिटी भी अराइज हो सकती है. इट कैन बी आइदर वेज. ओके, आइदर राइट विल अराइज और लायबिलिटी विल अराइज. पार्टनर ने गुड्स बेचा है तो राइट अराइज होगा, गुड्स खरीदा है तो लायबिलिटी अराइज होगा. ओके, चलो. एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन, ये भी याद रखना है. एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन. ओमिशन बाय अ पार्टनर है तो भी फर्म का लायबिलिटी होगा. आगे पढ़ते हैं, है ना, ओमिशन क्या होता है. Certain persons were found to have been partners in a firm. चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, XYZ. Okay, when the act constituting an infringement of a trademark. हाँ, ये तो बहुत कॉमन बात है, infringement of trademark. ऐसा सच नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे बहुत कॉमन है. अभी वो आया था ना क्या, जस्ट चलो बढ़ते हैं. So that is called infringement of trademark. It was held that they were liable for damages arising out of the alleged infringement. है ना, ये कंपनी को पता चलेगा कि मेरा ट्रेडमार्क कोई मेरी परमिशन के बिना यूज कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस कंपनी का जो सेल होने वाला था वो कम हो जाएगा. इसकी वजह से कंपनी को लॉस होगा एंड कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज डन द इंफ्रिंजमेंट. जब ये इंफ्रिंजमेंट हुआ तब XYZ पार्टनर थे. ओके, उसके बाद Z फर्म में से रिटायर हो जाता है और 2 साल के बाद पता चलता है कि इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो भी Z लायबल होगा. ओके, चलो ज्वाइन कीजिए फिर से.